क्वांट केमिस्ट्री। सो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ के अंदर अभी हमने 13C एनएमआर स्टार्ट किया है। तो लास्ट वीडियो में हमने 13C एनएमआर के कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था और इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो 13C एनएमआर और प्रोटॉन एनएमआर के बीच में है उन चीज़ों को हमने स्टडी किया था। वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि जिस तरीके से प्रोटॉन एनएमआर में डिफरेंट हाइड्रोजन्स के लिए एक डिफरेंट केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है, उसी तरीके से 13C के लिए भी एक डिफरेंट टाइप के कार्बन के लिए एक डिफरेंट केमिकल शिफ्ट आता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटॉन कपल्ड एंड डी कपल्ड 13C स्पेक्ट्रा और न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट या फिर सिंपली NOE के बारे में। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने प्रोटॉन कपल एंड डी कपल के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया था आपको कि प्रोटॉन कपल्ड एंड डी कपल्ड 13C स्पेक्ट्रा क्या होते हैं। सो इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे आज। सो लास्ट में वीडियो में हमने ये देखा था कि जिस तरीके से हमारे पास जो 13C एनएमआर होता है ये वीक रेजोनेंस यहाँ पे हमें मिलता है, और ये जो वीक रेजोनेंस है ये हमें बेसिकली मिलता है ड्यू टू द लो अबंडेंस ऑफ 13C। ये 13C की जो अबंडेंस होती है वो अराउंड 1.08% होती है। इट मीन्स कि आउट ऑफ 10,000 टोटल कार्बन एटम्स वी हैव ओनली 108 एटम विच हैव 13C। यहाँ पे हमारे पास 10,000 एटम में से 108 एटम्स ही ऐसे होंगे जहाँ पे हमारे पास 13C होंगे। तो इसी कारण ये जो वीक रेजोनेंस है ये शो करता है। और दूसरा जो वीक रेजोनेंस शो करने का जो रीजन था वो था इनका जायरोमैग्नेटिक रेशियो। जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो की जो रेशियो आता है इन दोनों का कि 1H और 13C का वो अराउंड आता है 4। तो इसीलिए, और यही वो रीजन है जो अबंडेंस की अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो अबंडेंस लो होती है, इसी रीजन के कारण क्या होता है जो कार्बन कपलिंग है वो 13C के अंदर हमें नहीं मिलती। क्योंकि अगर हम ये देखें कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो एक मॉलिक्यूल ये होगा हमारे पास, तो लो अबंडेंस के कारण क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये सारे के सारे जो 13C कार्बन नहीं होते। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर लेट से ये वाला 13C होगा, ये वाला 12C कार्बन होगा, ये वाला 12C कार्बन होगा। तो ऐसे ही अगर कोई और अगर ऐसा मॉलिक्यूल अगर हम ले लें तो उस मॉलिक्यूल के अंदर ये वाला 12C होगा, ये वाला 13C हो सकता है, ये वाला 12C होगा। ऐसे अगर तीसरा मॉलिक्यूल है तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें क्या मिलेगा, ये डिफरेंट मिलेंगे। तो ये बहुत ही रेयर चांस होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सभी के सभी कार्बन से वो 13C मिल जाए। अब इस केस में क्या होगा, जैसे ये वाला कार्बन है तो ये वाला कार्बन हमारे पास क्या है NMR एक्टिव, क्योंकि 13C है इसके लिए I की वैल्यू हाफ है। और जबकि ये वाला जो कार्बन है वो क्या है NMR इनएक्टिव है। तो जब ये NMR इनएक्टिव होगा तो सिमिलरली इसी केस में ये वाला NMR इनएक्टिव कार्बन होगा और ये वाला जो कार्बन है वो क्या होगा, एक्टिव होगा। यहाँ पे ये वाला कार्बन एक्टिव है और ये वाला कार्बन है वो क्या है, इनएक्टिव है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये NMR एक्टिव और ये NMR इनएक्टिव। तो NMR एक्टिव और NMR इनएक्टिव होने के कारण इनकी जो वो कपलिंग है वो कपलिंग हमें ऑब्जर्व नहीं होती। तो इसी कारण क्या होता है, इसमें होमोन्यूक्लियर जो कपलिंग होती है कार्बन कार्बन की, वो होमोन्यूक्लियर कपलिंग है वो हमें नहीं मिलती। बट यहाँ पे हमें क्या मिलता है, हमें CH जो इसके साथ जो हाइड्रोजन्स अटैच्ड होते हैं, जैसे CH3 है तो यहाँ पे अगर इसका अगर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे CH3 मॉलिक्यूल लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे इस 13C के लिए भी I की वैल्यू हाफ है और इधर जो हाइड्रोजन्स है इसके लिए भी जो I की वैल्यू है वो क्या होगी, हमारे पास हाफ होगा। तो ये दोनों भी, ये भी NMR एक्टिव है और ये भी NMR एक्टिव है और ये दोनों डायरेक्टली अटैच्ड है, तो यहाँ पे CH कपलिंग होती है। तो इस CH कपलिंग के कारण क्या होगा, जो स्प्लिटिंग होगी NMR सिग्नल की, वो स्प्लिटिंग इस CH कपलिंग के कारण होगी। मीन्स यहाँ पे कि CC कपलिंग ना होकर यहाँ पे क्या होती है, CH कपलिंग होती है। तो CH कपलिंग के चलते क्या होगा कि जो 13C NMR है उसका सिग्नल क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। और ये जो स्प्लिटिंग होती है वो स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है, इसके लिए मैंने आपको पहले भी एक रूल बताया था कि 2Ni+1 का रूल होता है। यहाँ पे N होता है नंबर ऑफ
न्यूक्लियाई और आई होता है जो उसके कोरेस्पॉन्डिंग में जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आई के लिए हमारे पास हाफ होगी तो ये 2n इंटू हाफ प्लस 1, तो ये n+1 रूल को फॉलो करेगा। लेट्स से कि अगर हमारे पास यहाँ पे CH3 है तो CH3 अगर ये होगा तो इस कार्बन का जो सिग्नल है वो इन 3 हाइड्रोजन के कारण स्प्लिट होगा। उन 3 हाइड्रोजन के कारण जो इसका सिग्नल आएगा वो क्या आएगा, n+1, 3+1 लिखूँ तो इसका आएगा 4, यानी कि ये वाला सिग्नल क्या जाएगा, क्वार्टेट के अंदर जाएगा। अगर यहाँ पे अगर CH2 होगा तो इस 13C में यहाँ पे H2 है तो ये n+1 अगर रूल लगाओगे तो 2+1, तो ये जाएगा ट्रिपलेट के अंदर। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर ये CH होगा तो CH होने से क्या होगा, इसके लिए n की वैल्यू 1 होगी तो ये 1+1 2 को जिसको हम लिखते हैं डबलेट। और अगर ये अकेला कार्बन होगा, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे n = 0 होगा तो 0+1, तो ये हमारा होगा सिंगलेट। तो ऐसे ही अगर ये CH4 होगा तो CH4 होने से n की वैल्यू 4 हो जाएगी तो n+1 मीन्स 4+1 5 जिसे हम लिखते हैं क्विंटेट लिखते हैं, जिसे हम क्विंटेट लिखते हैं। और नॉर्मली ये क्या होता है, पेंटेट भी जिसे हम बोलते हैं। तो ऐसे सिग्नल देगा। तो इस तरीके से जो इनके सिग्नल्स है वो क्या होंगे, स्प्लिट होंगे। और ये जो स्प्लिटिंग होगी इनकी, यह स्प्लिटिंग हमें कैसी होगी, इस तरीके से जैसे हम प्रोटॉन NMR के अंदर बात करते हैं कि ये सिग्नल है तो ये अगर स्प्लिट होगा तो ये डबलेट में इस तरीके से चला जाएगा, अगर ट्रिपलेट में जाएगा तो ट्रिपलेट में इस तरीके से चला जाएगा। ये तो स्प्लिटिंग का रूल वही रहेगा जो हमने प्रोटॉन NMR के अंदर देखा था, और उनकी इंटेंसिटी का रेशियो भी वही देखा था जो हमने वहाँ पे पास्कल ट्राइंगल के अंदर देखा था। तो ये चीज़ रहेगी। तो इससे क्या होगा, जो अब ये वाला जो स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा जहाँ पे 13C NMR के अंदर जो प्रोटॉन की कपलिंग के कारण जो स्प्लिटिंग होगी उसी को हम बोलते हैं प्रोटॉन कपल्ड 13C NMR स्पेक्ट्रा। वही स्पेक्ट्रा हमारा कहता है प्रोटॉन कपल्ड NMR स्पेक्ट्रा होता है। अब इससे क्या होगा कि अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसका, ये वाला, तो इससे क्या होगा, जो CH हेटेरोन्यूक्लियर कपलिंग होगी इसके कारण ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि अगर हम इस मॉलिक्यूल का अगर हम ये स्पेक्ट्रा लेके चलते हैं तो यहाँ पे जैसे ये CH2 है तो ये CH2 का हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा ट्रिपलेट। इधर ये CH2 है, इसके साथ हमारे पास 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो इसका यहाँ मिलेगा हमें ट्रिपलेट। सिमिलरली इसी कार्बन का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक क्वार्टेट। तो अगर आप ये देखो तो यहाँ पे अगर आप क्वार्टेट देखते हो तो ये वाला जो सिग्नल आ रहा है इधर, ये सिग्नल हमारा आ रहा है किसका, ये इस CH3 का आएगा, ये क्वार्टेट आएगा। फिर ये वाला जो CH3 है, ये वाला CH3 हमें मिलेगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में, ठीक है। और ये वाला जो CH2 का सिग्नल आएगा ये मिलेगा इस CH2 के कॉरेस्पॉन्डिंग में। ये भी ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है, ये क्वार्टेट है। और ये वाले जो सिग्नल्स आ रहे हैं हमारे, ये सिग्नल्स हमारे आएंगे बेंजीन के, ठीक है। तो बेंजीन के जितने भी कार्बन्स होंगे यहाँ पे, ये वाले कार्बन्स हैं, इन सभी का हमारे पास क्या मिलेगा, हमें डबलेट मिलेगा एक। और ये वाला जो सिग्नल आएगा वो आएगा हमारा इस CO का, ये CO कार्बन का आएगा, तो ये आएगा। बट आप अगर ध्यान से देखो तो ये सिग्नल कितने मिक्स हो गए हैं यहाँ पे, ये इसका, ये दोनों सिग्नल मिक्स हो गए हैं। अगर यहाँ पे और नंबर ऑफ अगर हाइड्रोजन कार्बन्स आ जाए कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ऐसे आ जाए कि ये अगर मैं बनाऊँ CH2 ये अगर इस तरीके से अगर हमारे पास ये सिग्नल्स अगर हमें मिल जाए CH3, अगर मान लो अगर ऐसा अगर हमारे पास अगर कोई स्ट्रक्चर आ जाए तो इस स्ट्रक्चर के आप कॉम्प्लेक्सिटी देखो कितने सिग्नल आएंगे यहाँ पे, 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 सिग्नल्स आएंगे। और सारे के सारे जो सिग्नल्स की रेंज है वो क्या होगी, ऑलमोस्ट 50 ppm तक इनकी रेंज होगी। और देखो कितना कॉम्प्लेक्स होगा। और 50 ppm की रेंज के अंदर अगर आप ड्रॉ करोगे तो इसका क्वार्टेट आएगा, इसका ट्रिपलेट आएगा, इसका ट्रिपलेट आएगा, इसका क्वार्टेट आएगा, इसका क्वाड्रेट आएगा,
इस CH2 का ट्रिपलेट आएगा, इस CH2 का ट्रिपलेट, इसका ट्रिपलेट, इसका क्वार्टेट, कितने क्वार्टेट और कितने ट्रिपलेट है वो इसी रेंज के अंदर इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर की जो कॉम्प्लेक्सिसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने से क्या होगा कि NMR स्पेक्ट्रा को स्टडी करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हार्ड टू रीड NMR स्पेक्ट्रा। तो इस NMR स्पेक्ट्रा को रीड करना थोड़ा हार्ड डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिसिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसी कॉम्प्लेक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो CH की जो कपलिंग है उसको हम करते हैं डीकपल। तो डीकपल करने से क्या होगा, जो CH कपलिंग है वो नहीं होगी। अगर CH कपलिंग नहीं होगी तो जो स्प्लिटिंग है वो भी नहीं होगी, और स्प्लिटिंग अगर नहीं होगी तो मीन्स जो हमारे पास जो ट्रिपलेट डबलेट आ रहे थे उनकी बजाय हमें सभी कार्बन्स के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, सिंगलेट मिलेगा। और सिंगलेट मिलने का मीन्स क्या हो जाएगी, जो कॉम्प्लेक्सिसिटी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कॉम्प्लेक्सिसिटी अगर रिड्यूस हो जाएगी तो इस मीन्स कि हम उस सिग्नल को हम ईजिली स्टडी कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसको अगर आपको डीकपल करना है तो डीकपल करने के लिए क्या करते हैं कि एक डीकपलर अटैच किया जाता है। और ये डीकपलर क्या करता है, FT जो NMR होता है हमारा, फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR, उसके साथ एक डीकपलर अटैच करते हैं। और ये डीकपल क्या करता है, अब हमारे पास यहाँ पे दो मॉलिक्यूल स्टडी करने के लिए, एक 13C 2 एटम है, एक है 1H। ये है एक के डिफरेंट रेंज को एब्जॉर्ब करता है, और ये जो 13C है ये एक डिफरेंट रेंज के अंदर एब्जॉर्बेंस दिखाता है, सिग्नल को एब्जॉर्ब करेगा, जो इनका, या फिर जिसे हम बोलते हैं जो रेजोनेंस शो करता है ये, ठीक है। एब्जॉर्ब को अगर आप बोलोगे, जो रेजोनेंस है ये दोनों की दोनों एक डिफरेंट रेंज के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, शो करेंगे रेजोनेंस। तो क्या करते हैं हम कि जिस रेंज के अंदर 1H है, प्रोटॉन है, वो रेजोनेंस शो करता है, उसी फ्रीक्वेंसी को कॉन्टिन्यूसली इरेडिएट किया जाता है, कि कॉन्टिन्यूसली वो उस फ्रीक्वेंसी के अंदर सिग्नल है वो अप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डीकपलर, ठीक है। और एक जो अपना नॉर्मल जो चलता रहेगा वो चलता है 13C का। सो ये डीकपलर है, वो यहाँ पे प्रोटॉन्स को इसी की रेजोनेंस की रेंज की फ्रीक्वेंसी है वो इरेडिएट कराता है। और ये कॉन्टिन्यूसली इरेडिएट कराने से क्या होगा कि ये जो NMR है, सॉरी ये जो प्रोटॉन्स है वो क्या करेगा, ट्रांजिशन शो करेगा, ट्रांजिशन शो करेगा। और कॉन्टिन्यूसली जब आप इसको इरेडिएट कराएंगे तो यहाँ पे कभी ये रिलैक्सेशन प्रोसेस शो करेगा, कभी ये ट्रांजिशंस के अंदर जाएगा। तो इससे क्या हो गया, कॉन्टिन्यूसली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रांजिशंस होगी। कि अगर ये सिग्नल, अगर NMR में अगर आप दो स्पिन स्टेट्स अगर जनरेट करते हैं तो कभी प्रोटॉन अपर स्टेट में जाएगा, वापस रिलैक्सेशन के टाइम ये डाउनवर्ड स्टेट के अंदर जाएगा, तो फिर ये अप स्टेट में जाएगा, फिर डाउन स्टेट में आएगा। तो इस तरीके से ये कॉन्टिन्यूसली अप एंड डाउन मोशन शो करेगा। और कॉन्टिन्यूसली अप एंड डाउन मोशन करने से क्या होगा कि ये इस 13C के साथ कपलिंग शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये खुद है वो फिक्स नहीं है एक स्टेट के अंदर, कभी ये अप स्पिन के अंदर जा रहा है, कभी ये डाउन स्पिन के अंदर जा रहा है। तो दोनों स्पिन के अंदर जाने से जो ये जो H है हमारा, ये वाला हाइड्रोजन्स है वो 13C के साथ कपलिंग नहीं करेगा। और जब कपलिंग नहीं करेगा तो मीन्स इसके कारण जो सिग्नल है वो स्प्लिट नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं हम जो CH कपलिंग को रिमूव करना या फिर डीकपल करना, ठीक है। तो इस डीकपल से क्या होगा, सो डीकपल करने के बाद जो ये स्पेक्ट्रा जो हमें मिलता है उससे ही हम बोलते हैं प्रोटॉन डीकपल्ड 13C NMR स्पेक्ट्रा, ठीक है। यही हमारा होता है 13C NMR स्पेक्ट्रा। तो इसमें
यही है कि डी कपल के थ्रू जो CH कपलिंग है उसको ऑफ किया जाता है। ऑफ करने के लिए क्या करते हैं कि कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस दी जाती है विद द हेल्प ऑफ डी कपलर, जिसके कारण जो प्रोटॉन्स है वो रैपिडली अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रांजिशंस है वो शो करते हैं, जिसके कारण वो 13C के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो अब इससे क्या होगा, एक हमें डिफरेंट सिग्नल मिलेगा। जैसे ये वाला सिग्नल अगर आप देखोगे तो ये वाला जो स्पेक्ट्रा है वो हमारा स्पेक्ट्रा है किसके रिलेटेड, प्रोटॉन कपल्ड का। तो यहाँ पे जितनी कॉम्प्लेक्सिसिटी है, ये सारी की सारी कॉम्प्लेक्सिसिटी है वो प्रोटॉन डी कपल्ड के अंदर रिड्यूस हो जाती है। जो यहाँ पे जैसे ये ट्रिपलेट आ रहा था उसका एक सिंगलेट ही आएगा, यहाँ पे जो ट्रिपलेट आ रहा है वो भी सिंगलेट है, यहाँ पे जो एक क्वाड्रेट है वो भी हमारा क्या है, सिंगलेट है। और ये जो CH3 का TMS का सिग्नल है ये हमारा यहाँ होगा। तो इस तरीके से इससे हम यूज़ करते हैं प्रोटॉन डीकपल्ड 13C स्पेक्ट्रा को। अब हमारे पास क्या सिचुएशंस आती है, अब हमारे पास एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि जब हम इसको डीकपल कराते हैं, ड्यूरिंग द डीकपलिंग जो इंटेंसिटी होती है, तो 13C की जो इंटेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, या फिर जिसे हम दूसरे वर्ड में बोले इन्हेंस हो जाती है। और जो जिस इफेक्ट से ये इन्हेंस होती है उस इफेक्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट, और इस इन्हेंसमेंट को बोलते हैं हम NOE। कि जो ई रेडिएशन करते हैं, डीकपलिंग करते हैं, उस डीकपलिंग से क्या होता है, जो 13C NMR स्पेक्ट्रा के अंदर जो ये कार्बन की इंटेंसिटी होती है ये इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इस इंटेंसिटी के इंक्रीज को या फिर इन्हेंस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर ओवरहोजर इन्हेंसमेंट, ठीक है। सो ये जो इन्हेंसमेंट होता है, इस इन्हेंसमेंट को हम एक फॉर्मूले से देते हैं, जो कि ये फॉर्मूला है कि जो मैक्सिमम कितनी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी ये हम दे देंगे, इस फॉर्मूले से दिया जाता है, जहाँ पे गामा होता है ये जिस प्रोटॉन्स को हम, जिस कपलिंग को हम जिसको डीकपल करा रहे हैं उसका जायरोमैग्नेटिक रेशियो, और ये 13C जिसका हम स्पेक्ट्रा ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो इन दोनों का अगर आप देखोगे तो इनका जो रेशियो आता है वो अराउंड आता है 4। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो इसकी जो वैल्यू आती है ये अराउंड आती है 267 के अराउंड होती है, और 13C की जो वैल्यू होती है वो होती है 67 के अराउंड। तो ये लगभग 4 आती है, और इसकी जो एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी इस पैरामीटर्स की वो वैल्यू आती है 1.988। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी इंक्रीज हो सकती है वो हमारे पास आती है 1.988। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी, एक कार्बन के लिए अगर 1 है तो 1 प्लस में आप क्या कर दोगे 1.988। तो इतनी इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी आ सकती है, और जो मैक्सिमम इंक्रीज है वो कितना हो सकता है 1.988। तो इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर ओवरहोजर इन्हेंसमेंट। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, अब ये किस तरीके से होता है, अब हम इस चीज को हम समझेंगे। ये हमारा यहाँ से ये हमारी डेफिनेशन होगी कि न्यूक्लियर ओवरहोजर इन्हेंसमेंट है वो होता क्या है, ठीक है। ये इसकी सिंपल एक डेफिनेशन होगी। अब हम नेक्स्ट इसको समझेंगे कि ये जो इंटेंसिटी इंक्रीज है वो किस तरीके से इंक्रीज होती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये CH को अगर हम देखें, ठीक है, तो ये हमारा 13C होगा, इसके लिए भी I की वैल्यू वो हमारी हाफ होगी। ये हमारा 1H प्रोटॉन है, इसके लिए भी I की वैल्यू हाफ होगी। तो यहाँ से हम अगर देखें तो यहाँ पे अगर इनकी स्पिन को देखें तो ये एक न्यूक्लियाई है, ये भी न्यूक्लियाई है। तो ये न्यूक्लियाई है, ये टोटल हमारा कितनी स्पिन स्टेट्स के अंदर मिल सकता है, वो हमें टोटल 4 तरीके की अरेंजमेंट हो सकती है। कि पहली अरेंजमेंट हमारी ये होगी कि दोनों के दोनों अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होंगे, और दोनों के दोनों अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होंगे यानी कि अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अगर होंगे, ये अलोंग द फील्ड अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूँ तो ये हमारा एक एनर्जी लेवल बनाएगा,
ठीक है, जिसे मैं लिखता हूँ E1 से लिख देता हूँ इस एनर्जी लेवल को, ठीक है। और फिर जो हमारा दूसरा लेवल है कि ये कार्बन हाइड्रोजन, कि ये कार्बन तो हमारा डाउन फील्ड के अंदर चला गया, और ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमारा स्टिल अभी भी क्या है, अप फील्ड के अंदर है, ठीक है। सॉरी, मतलब ये अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड चला गया और ये अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हमारा एक और एनर्जी लेवल हम इसका ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसका अगर एक और अगर एनर्जी लेवल अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो ये मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ इस तरीके से कि ये मेरा दोनों के दोनों कार्बन और ये मेरा दोनों यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, ये मेरा कार्बन है, ये मेरा हाइड्रोजन है। तो इसको इधर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये मेरा कार्बन हो जाएगा और इधर ये मेरा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, तो इस एनर्जी स्टेट को मैं लिखता हूँ E2 से। तो तीसरा हमारा स्टेट क्या बन सकती है कि स्टेट हमारी ये बन सकती है कि जो कार्बन न्यूक्लियस है वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो, और जो H है वो हमारा अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड हो। तो अगर ये अगेंस्ट है तो इसकी एनर्जी मैं थोड़ा सा हाई लिख देता हूँ। तो ये हमारा E3 स्टेट होगा। यहाँ पे मेरा जो कार्बन है वो इस स्टेट के अंदर जाएगा, और ये मेरा C और H। और फोर्थ स्टेट है वो मेरी क्या बन सकती है, ये दोनों के दोनों मेरे कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो, दोनों के दोनों अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड हो। तो ये मेरा सबसे हायर लेवल बनेगा। तो ये मेरा इस तरीके से मैं इसको बना सकता हूँ, जिसको मैं लिख देता हूँ E4। अब यहाँ से अगर आप एक चीज़ देखोगे तो आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया यहाँ पे इसको, ठीक है, ये मेरा गलत हो गया। ये मेरा कार्बन मेरा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड और हाइड्रोजन मेरा अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड है इस केस के अंदर, ठीक है। यहाँ से तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों के दोनों क्लोज होंगे, बट E3 है वो थोड़ा हाइयर होगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन के लिए जायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू है वो हाई होती है। तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू अगर हाई होगी तो इट मीन्स कि जो दो स्टेट्स होती है E1 और जो इसका ये, तो यहाँ पे जहाँ पे हमने जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी या जो फॉर्मूला देखा था वहाँ पे हमने ये देखा था ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गामा के। तो ये एनर्जी गैप है ये थोड़ा ज़्यादा हुआ, इसीलिए इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस है वो मैंने शो किया है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो H और ये हाइड्रोजन दोनों डिफरेंट स्टेट्स के अंदर है, और हाइड्रोजन के लिए जो गामा की वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी। तो इस हाइड्रोजन के कारण ही ये जो इसकी एनर्जी है वो थोड़ा हाई चली जाएगी। वैसे अगर आप टोटल स्पिन देखो तो दोनों की दोनों टोटल स्पिन वो सेम है। तो इसके अंदर जो स्पिन की वैल्यू लिखता हूँ वो मेरी क्या आएगी, हाफ और हाफ मेरी 1 आ जाएगी। इसके अंदर जो मेरी स्पिन की वैल्यू है वो मेरी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी यहाँ पे, S=0। इसके अंदर ये प्लस हाफ और ये माइनस हाफ, तो प्लस हाफ और माइनस हाफ लिखूँ तो ये 0, तो S=0। यहाँ पे जो ऊपर अगर मैं लिखता हूँ तो ऊपर ये दोनों के दोनों माइनस हाफ है, तो यहाँ पे S= क्या आ जाएगा मेरा -1। तो ये मेरी 4 स्टेट्स हो गई यहाँ पे। तो इन 4 स्टेट्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये दोनों की दोनों जो स्टेट्स है, ये दोनों की दोनों स्टेट्स मेरी इक्विलिब्रियम स्टेट्स आप मान सकते हो, ठीक है। जो E3 और E2 है वो दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाएंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट्स को अगर रिप्रेजेंट कर रही है ये दोनों की दोनों, तो इन दोनों की जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, क्योंकि दोनों की ऑलमोस्ट हम सिमिलर लेके चल रहे हैं कि इन दोनों की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सेम होगी। तो यहाँ पे अगर इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी अगर n है और इसकी अगर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर मैं n लिखता हूँ, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो अगर इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे, तो एनर्जी लेवल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, ये मेरा E1 होगा, ये मेरा E2, E3 और E4। तो इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इसकी भी n है और इसकी भी n है, और ये जो E4 है वो मेरा हायर एनर्जी लेवल में है और ये मेरा लोअर एनर्जी स्टेट में है। तो लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर मैं ये मान देता हूँ कि डेल्टा अमाउंट है वो ज़्यादा है, और E4 के अंदर डेल्टा अमाउंट है वो मेरा कम है। तो E1 के अंदर n प्लस डेल्टा और इसके अंदर n माइनस में डेल्टा। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें हो गई हमारी, ठीक है।
कि इसकी पॉपुलेशन लिख देता हूँ मैं n प्लस डेल्टा यहाँ पे, ठीक है, कि n प्लस डेल्टा। अब आप यहाँ से देखो कि एक हमें पता है, एक रूल हमें पता है कि जो ट्रांजिशंस के टाइम जो डेल्टा s की वैल्यू है वो हमारी क्या हो सकती है, ठीक है। सो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ट्रांजिशंस होती है, जहाँ पे जो ट्रांजिशंस आएगी वो ट्रांजिशन सिर्फ वही अलाउड होती है जहाँ पे एक टाइम में एक ही स्पिन के अंदर जो चेंज है वो आता हो, जिसे हम बोलते हैं सिंगल क्वांटम ट्रांजिशंस। ये चीज़ है कि ड्यूरिंग द एक्साइटेशन क्या होता है, सिर्फ वही ट्रांजिशन अलाउड होती है जहाँ पे एक टाइम के अंदर सिर्फ एक ही स्पिन चेंज हो रही हो। तो जहाँ पे अगर हम यहाँ से यहाँ देखें तो इस केस की अगर हम बात करें कि E1 से E2 की अगर हम बात करें, तो E1 से E2 की अगर आप बात करोगे तो यहाँ से क्या हुआ, जो ये कार्बन है, ये कार्बन हमारा इसकी ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन हो रही है, यहाँ पे कार्बन की जो स्पिन है वो चेंज हो रही है। तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे किसके कोरेस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन हो रही है, 13C के कोरेस्पॉन्डिंग में। और अगर आप E1 से E3 के अंदर जाओगे तो E1 से E3 के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे किसकी ट्रांजिशन हो रही है, यहाँ पे कार्बन की स्पिन सेम है बट हाइड्रोजन की चेंज हो रही है, तो ये 1H के कोरेस्पॉन्डिंग में है। और E3 से E4 की अगर आप ट्रांजिशन देखते हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन की स्पिन सेम है बट कार्बन की जो स्पिन है वो चेंज हो रही है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू 13C के कोरेस्पॉन्डिंग ये ट्रांजिशंस है। और E2 से E4 है तो वो हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिशंस वो विद रिस्पेक्ट टू हो रही है 1H। तो ये हमारे पास, ये हमने एक डायग्राम बना लिया एनर्जी लेवल और उनकी स्पिन स्टेट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो डेल्टा एस है वो हमारा +-1 अलाउड होता है। ओके, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, जिसे हम सिंगल क्वांटम ट्रांजिशंस कहते हैं। अब यहाँ से अगर हमें देखें तो हम इंटरेस्टेड है 13C को हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम ये देखना चाहेंगे कि 13C ट्रांजिशंस हम देखना चाहते हैं। तो जहाँ पे मैंने 1H NMR करवाया था तो वहाँ पे मैंने आपको एक रूल बताया था, पॉपुलेशन डिफरेंस के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि पॉपुलेशन डिफरेंस जो होता है दोनों स्टेट्स के अंदर, ठीक है, जो पॉपुलेशन डिफरेंस होता है दो स्टेट्स के अंदर, जिसे हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से देते हैं। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो इंटेंसिटी आएगी सिग्नल की, वो इंटेंसिटी इसी चीज़ पर डिपेंड करती है कि अपर लेवल और ग्राउंड लेवल के अंदर जो पॉपुलेशन डिफरेंस कितना है। कि यहाँ पे अगर 4 है और यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ से 2 ट्रांजिशंस पॉसिबल है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमें देखनी है कि इंटेंसिटी इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के अंदर पॉपुलेशन डिफरेंस कितना है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएगा। तो हमें यही देखनी है कि हम इंटेंसिटी को ही समझना चाहते हैं, तो हम यही देखेंगे कि जहाँ पे 13C की जो ट्रांजिशंस आ रही है वहाँ पे जो पॉपुलेशन डिफरेंस है वो कितना है। तो 13C कहाँ पे ट्रांजिशंस हो रही है, 13C की ट्रांजिशंस हो रही है। फर्स्ट ट्रांजिशन है E1 से E2, ठीक है। सो E1 से E2 के अंदर जा रही है, तो दोनों स्टेट्स का अगर पॉपुलेशन डिफरेंस देखोगे तो E1 के अंदर पॉपुलेशन है n प्लस डेल्टा और E2 के अंदर पॉपुलेशन है n, तो ये कैंसिल होके हमारा आ गया डेल्टा। तो E1 से E2 के लिए जो डिफरेंस है वो हमारा क्या होगा, डेल्टा होगा। और फिर उसके बाद जो दूसरी ट्रांजिशंस है वो हमारी हो रही है यहाँ से E3 से E4, ठीक है। सो E3 से E4 की जो ट्रांजिशन हो रही है तो E3 के अंदर जो डेंसिटी है वो कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी वो n है, और उधर कितनी है E4 के अंदर n माइनस डेल्टा। तो दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा डेल्टा। तो दोनों के दोनों केस में हमारे पास क्या आ गई, ये डेल्टा आ गई। तो यहाँ हमारे पास ये केस हमारा हो गया कि जो इंटेंसिटी है वो क्या है, डेल्टा है। तो अभी तक हमने इस चीज़ की बात नहीं की है
कि इरेडिएशन के टाइम, ये क्या है, एट द इक्विलिब्रिएशन है बिफोर द इरेडिएशन। तो ये हमारा केस हो गया इधर, ये इतना, ठीक है। तो आई होप कि आप इतना समझ पाए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग द इरेडिएशन। तो इरेडिएशन की बात करेंगे, तो मैं इसी को दोबारा बना लेता हूँ नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हमने यहाँ पे हमारा ये डायग्राम बना लिया दोबारा से। तो अभी हम बात कर रहे हैं डीकपलिंग की। सो पीछे जो लास्ट जो हमारा केस था, ये पूरा का पूरा हमने डिस्कस किया था अबाउट किसके लिए, जो कार्बन की ट्रांजिशन है उस केस में बात की थी। अभी हम बात करेंगे डीकपलिंग। डीकपलिंग मीन्स हम क्या कर रहे हैं, ई रेडिएशन दे रहे हैं। तो ई रेडिएटिंग के केस में क्या कर रहे हैं, हम 1H की ट्रांजिशन करा रहे हैं। और 1H की ट्रांजिशन हमारे पास कहाँ से कहाँ हो रही है, 1H की ट्रांजिशन हो रही है हमारी, एक तो आ रहा है हमारा E1 से E3 और दूसरा हमारा आ रहा है E2 से E4। ये दो केसेस हमारे हैं जहाँ पे हाइड्रोजन्स की जो स्पिन है वो चेंज हो रही है। अब क्या कर रहे हैं, तो मैंने ये आपको पहले बताया था, ड्यूरिंग डीकपलिंग जो ये होती है रैपिड ट्रांजिशंस होती है यहाँ पे बिटवीन अपर स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट, अपर स्टेट एंड लोअर स्टेट। तो इट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रांजिशंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रांजिशंस इक्वल होने का मतलब क्या होगा, तो इक्वल तभी हो सकती है जब दोनों स्टेट्स के अंदर जो पॉपुलेशन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। रैपिड ट्रांजिशंस इक्वल होंगी, और इक्वल होने का सिर्फ एक ही केस बन सकता है जब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो, दोनों केस में सेम हो, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो, सेम हो, तभी हो सकती है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि ट्रांजिशन किस में हो रही है, E1 एंड E3, E2 एंड E4। तो E2 के अंदर जो हमारे पास जो ये देखते हैं, पहले हम E1 को देखते हैं। तो E1 में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, n माइनस डेल्टा है, और E3 के अंदर जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, n है। तो अगर हम देखें तो हमें करना है दोनों के अंदर इक्वल। तो दोनों के अंदर हम इक्वल कैसे कर सकते हैं कि एवरेज। तो E1 के अंदर हमारे पास n प्लस डेल्टा है और E3 के अंदर n है, तो हमें दोनों के अंदर इक्वल डिवाइड करना है। तो इक्वल डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को सम करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो तभी हमारी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और इसको अगर डिवाइड करूँगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, डेल्टा बाई 2 आ जाएगा। तो अब मेरा क्या चीज़ बनेगी यहाँ से, अब मेरा जो न्यू केस है वो मेरा क्या बन जाता है, वो मेरा न्यू केस ये बन जाता है कि E1 के अंदर जो मेरे डेंसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी n प्लस डेल्टा बाई 2, और E3 के अंदर भी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आ जाएगी डेल्टा बाई 2, n प्लस डेल्टा बाई 2। अब हम देखते हैं, अब बात करते हैं E2 एंड E4 की। तो E2 एंड E4 भी इक्वल होगा दोनों का दोनों। यहाँ से अगर E2 और अगर E4 के बीच अगर ट्रांजिशन हो रही है कि दोनों की दोनों स्टेट्स है उनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो होनी चाहिए हमारी सेम। सो ये पॉपुलेशन डेंसिटी अगर E2 के अंदर आप देखोगे तो E2 के अंदर कितना है, n है, E4 के अंदर कितना है, n माइनस डेल्टा है, दोनों के अंदर करनी है इक्वल। तो इक्वल करने के लिए हम सिंपल सा फंडा लगाते हैं, ऐड करो टोटल और 2 में डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा n माइनस डेल्टा बाई 2 हर एक के अंदर। तो E2 के अंदर भी कितना हो जाएगा, n माइनस डेल्टा बाई 2, और E4 के अंदर भी क्या हो जाएगा, n माइनस डेल्टा बाई 2। ये हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी आ गई कहाँ पे, ड्यूरिंग द ई रेडिएशन, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ई रेडिएशन के टाइम। अब एक चीज़ देखो यहाँ से, नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी, अब देखो यहाँ पे, अब ट्रांजिशन हमें हम इंटरेस्टेड है, इंटेंसिटी चेक करना चाहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन की ट्रांजिशन कहाँ हो रही है, E1 से E2, दोनों का डिफरेंस चेक करो कितना आया है, E1 से E2 का डिफरेंस n प्लस डेल्टा बाई 2 माइनस n डेल्टा बाई 2,
तो ये आप करोगे तो ये हमें मिला डेल्टा। और अब E3 एंड E4 का डिफरेंस चेक करते हैं हम कि E3 और E4 है, उसका डिफरेंस चेक करेंगे। तो E3 का डिफरेंस है हमारा, E3 में पॉपुलेशन कितनी है अभी इस टाइम इरेडिएशन के टाइम, तो n प्लस डेल्टा बाई 2, और E4 में की हुई कितनी है, तो यहाँ भी देखो डेल्टा। तो अब जो पॉपुलेशन डेंसिटी का डिफरेंस है वो कितना है, डेल्टा डेल्टा है। अब क्वेश्चन आप ये कहोगे कि यहाँ पे जो लास्ट टाइम है जो डिफरेंस आया था वो भी हमारा डेल्टा आया था, और इस टाइम है वो भी हमारा डिफरेंस क्या आया है, डेल्टा आया है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज कैसे हुई, तो इंटेंसिटी इंक्रीज होने का जो रीजन है वो अब हमारा अभी स्टार्ट होगा। तो अब हमने ये चीज़ कर ली यहाँ पे कि इरेडिएशन से पहले जो पॉपुलेशन डेंसिटी का डिफरेंस था वो भी हमारा डेल्टा था, और इरेडिएशन के टाइम भी हमारा डिफरेंस है वो क्या रहता है, डेल्टा रहता है। तो ये अभी हमने बात की है सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के करस्पॉन्डिंग में, ठीक है, तो सिंगल क्वांटम ट्रांजिशन, इसी चीज़ की हमने बात की है। तो हमें ये चीज़ पता है कि ड्यूरिंग जब हम ई रेडिएशन करते हैं तो हम एक कुछ टाइम के लिए हम करते हैं पल्स को ऑफ, और पल्स को ऑफ करने से वो क्या होती है, एक रिलैक्सेशन प्रोसेस होती है। अब ये रिलैक्सेशन प्रोसेस क्या होती है, इस चीज़ को आप थोड़ा समझिए कि हमारे पास क्या होता है कि जब हम दो स्टेट्स ये लेते हैं, जब यहाँ पे हमारे पास ये कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, पॉपुलेशन डिफरेंस है, जैसे ही हम इसको पल्स देंगे तो यहाँ से ये अपर स्टेट के अंदर चला जाएगा, और यहाँ से ये भी अपर स्टेट के अंदर चला जाएगा। तो अपर स्टेट के अंदर जाने के बाद जो इनकी डेंसिटी है वो यहाँ से ये हो जाएगी। तो अगर मान लो कि दोनों केस के अंदर ये एक ट्रांजिशन के बाद इक्वल हो जाती है, तो इस केस में क्या होगा, अब यहाँ से दोनों केस में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या होगी, हमारी सेम होगी। और पॉपुलेशन डेंसिटी सेम होने से क्या होगा, ना ही अपवर्ड ट्रांजिशन होगी ना ही डाउनवर्ड ट्रांजिशन होगी। तो जहाँ पे ये जो पल्स ऑन किया है, अब हम क्या कर देंगे, पल्स को ऑफ कर देंगे, और पल्स को ऑफ करने के बाद क्या होगा कि जो ये मॉलिक्यूल ऊपर अप डायरेक्शन अप स्टेट में गया है वो वापस आ जाएगा डाउन स्टेट के अंदर। तो वापस हमें ये स्टेट मिलेगी जिसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन। ये हमारा रिलैक्सेशन होता है। तो इस रिलैक्सेशन प्रोसेस होती है, तो ये रिलैक्सेशन प्रोसेस होती है हमारी, ठीक है, कि जब भी हम पल्स को ऑफ करते हैं तो जो भी मॉलिक्यूल हाई स्टेट के अंदर गए हैं वो वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएंगे टू फॉलो द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यही था ना हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो हमारी यही थी इक्विलिब्रियम स्टेट, तो ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट ये थी हमारी। तो जैसे ही पल्स को ऑन किया तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, ये पहुंच गया। जैसे ही पल्स को ऑफ करोगे तो इक्विलिब्रियम वापस मेंटेन होगा। तो वापस मेंटेन होने के लिए जो अप डायरेक्शन में गए हैं, अप स्टेट में गए हैं, वो आएंगे डाउन स्टेट में। तो ये चीज़ होगी। अब मैंने आपको ये बता दिया कि रिलैक्सेशन, ठीक है। ड्यूरिंग एक्साइटेशन तो हमारे पास रूल हो गया कि वहाँ पे क्या होगा, सिंगल क्वांटम ट्रांजिशंस होंगी, सिर्फ एक ही स्पिन आएगा। बट ड्यूरिंग रिलैक्सेशन प्रोसेस हमारे पास ऐसा कोई भी रोल नहीं होता। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो अप स्टेट में है हमारा, वहाँ से एक सीधा डायरेक्ट आएगा ग्राउंड स्टेट के अंदर। यहाँ पे हमारे पास दो स्पिन्स चेंज होंगी, ये हाफ और ये हाफ, और यहाँ पे हाफ और हाफ। तो यहाँ पे जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो मेरी आ जाएगी 2, दो स्पिन स्टेट्स चेंज होगी। तो इस ट्रांजिशन को हम बोलते हैं डबल क्वांटम ट्रांजिशंस। तो जब डबल क्वांटम ट्रांजिशंस होंगी तो डबल क्वांटम ट्रांजिशंस के कारण क्या होगा, जो ये E1 वाला जो हमारा स्टेट है इसके अंदर क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन हाई हो जाएगी। तो एक हमारा ये जिसे W2 लिख देता हूँ मैं, क्योंकि डबल क्वांटम होती है, और एक ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ भी हो सकती है जहाँ पे टोटल नेट चेंज है वो 0 होता है, तो इसे हम 0 बोल देंगे, ठीक है। ये भी एक टाइप से डबल क्वांटम ही है, बट यहाँ पे टोटल स्पिन का चेंज है वो 0, इसीलिए मैं इसको 0 बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से
तो ये मेरा W2 होगा। तो इस W2 के कारण जो W2 ट्रांजिशन हो रही है डबल क्वांटम ट्रांजिशन, ये ड्यूरिंग हो रही है हमारी रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन के टाइम जो डबल क्वांटम होगी, डबल क्वांटम ट्रांजिशन, उसके कारण क्या होगा, जो E1 के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ से इंक्रीज होगी, E4 से आ रहे हैं हम E3 के अंदर, मीन्स यहाँ से तो D इंक्रीज हो जाएंगे, D अमाउंट, और E4 के अंदर हमारा D अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो नेट जो डिफरेंस है वो हमारा पॉपुलेशन डिफरेंस कितना आएगा, अब हम वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये D और ये D हमारा हो गया। तो ट्रांजिशन हो रही है कार्बन की E2 और E1 के अंदर। तो अब हम निकालते हैं E1 माइनस E2। तो अब अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो अब कैलकुलेट करो इसको। ठीक है, तो n से n कैंसिल हो जाए। तो अब जो डिफरेंस है वो हमारा आ रहा है डेल्टा प्लस में D। और E13C की ट्रांजिशन कौन सी हो रही है हमारी, E3 से E4 के अंदर। तो E3 से E4, क्योंकि हम 13C को स्टडी कर रहे हैं तो वही ट्रांजिशन देखें ना, 13C हो रही है। तो E3 से E4 देखोगे तो E3 की डिफरेंस है पॉपुलेशन डेंसिटी n प्लस डेल्टा 2 माइनस n माइनस डेल्टा 2 माइनस D। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, n से n कैंसिल, हाफ डेल्टा, ये भी डेल्टा, डेल्टा प्लस D। तो ये हमारा क्या हुआ कि ई रेडिएशन के कारण क्या हुआ, जो डबल क्वांटम ट्रांजिशन है वो हमें मिली। और डबल क्वांटम ट्रांजिशन मिलने के कारण क्या हुआ, जो पॉपुलेशन डिफरेंस है वो हमारा क्या इंक्रीज हो गया, D इंक्रीज हो गया, डेल्टा D, डेल्टा प्लस D। तो पहले हमारा पॉपुलेशन डिफरेंस कितना था, जिसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो ये हमारा क्या था, बिफोर इरेडिएशन क्या था, इरेडिएशन या फिर जो प्रोटॉन कपल्ड की बात कर रहे हैं, जो पॉपुलेशन डिफरेंस था, जो पॉपुलेशन डिफरेंस था वो था डेल्टा। ठीक है, अब क्या हो गया हमारा, आफ्टर इरेडिएशन या फिर इन केस ऑफ प्रोटॉन डीकपल्ड, जो पॉपुलेशन डिफरेंस है वो हमारा क्या आ गया, डेल्टा प्लस में D। ये डेल्टा प्लस D मिला। तो यहाँ से हमारे पास जो इस D अमाउंट है ये यही है, क्योंकि मैंने जहाँ पे पॉपुलेशन डिफरेंस बताया था ना, तो उस वीडियो के अंदर मैंने क्लियरली बोला था कि पॉपुलेशन डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो हमारा क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। तो अब देखो कि पहले तो सिर्फ डेल्टा डिफरेंस था, अब हो गया डेल्टा प्लस में D। तो इस D अमाउंट है वो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यही इंटेंसिटी, ठीक है, और ये इंटेंसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1.988 इन केस ऑफ CH। ठीक है, डिफरेंट एटम्स के केस में ये D की वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है, कई केस में ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये हमारा नेगेटिव एंड प्लस पॉजिटिव इन्हेंसमेंट दोनों पॉसिबल है। ओके, तो ये हमारा हुआ NOE प्रोटोन कपल्ड एंड डीकपल्ड के बारे में। नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि अभी तो सिर्फ हमने प्रोटोन डीकपल्ड देखा है कि डीकपलिंग एक टेक्निक है जो जिसके थ्रू हम जो CH कपलिंग है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ टेक्निक होगी जिसे हम डेप्थ बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डेप्थ स्पेक्ट्रा के बारे में,